एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़रूरी हैं। 50 क्वेश्चंस मैंने लगभग लिए हैं जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम या चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका रेलवे का, सीडीएस का, मैं कहूँगा यूपीएससी का, उन सब में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम एक एक करके देखेंगे और क्या इनके आंसर हैं ये भी देखेंगे। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जो उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो किससे बनता है? वो बनता है आपका नाइक्रोम से। आपको पता है हीटर्स के अंदर जो नाइक्रोम होता है उससे बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और वो इतनी जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, वो गर्म हो जाता है पर वो मेल्ट नहीं होता है। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट कर हम अपना क्वेश्चन देखें तो वो क्या कह रहा है कि when water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस the volume of water। देखिए वो ये कहता है कि अगर हमने किसी वाटर को गर्म किया 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक हम चले गए तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। ठीक है, बढ़ेगा लगातार, घटेगा लगातार, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो है आपका डी। ठीक है, डी आंसर है कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। क्यों? देखिए अगर वो 0 डिग्री पे है तो इसका मतलब वो आइस की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ एयर वेपर्स भी होंगे। ठीक है, हवा भरी होगी। जैसे वो पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ पिघलने के बाद फिर क्या होगा, वो जैसे गर्म होता चला जाएगा, उसमें भाप बनती चली जाएगी और वो थोड़ा थोड़ा उसका साइज बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट आवर में कितने जूल होते हैं। ठीक है, 1 मेगावाट आवर में कितने जूल होते हैं, MWH इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1 मेगावाट आवर को। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 3.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अब देखिए 3.6 सब में सेम है लगभग। देखिए पहली वाली डिजिट हमेशा एग्जाम में आपकी सेम आती है। जो डिफरेंस होता है ना आपका ऐसे क्वेश्चन आंसर में वो होता है पावर का। ठीक है, पावर का डिफरेंस होता है 3, 4, 7, 9। देखिए तो आपको याद रखना है जूल में 10⁹ आता है और जब मेगावाट से पूछा गया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एट व्हाट टेम्परेचर आर द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो बराबर पे आ जाता है। मतलब अगर हमने बोल दिया जैसे कि यार हमारा 10 डिग्री है या कोई सा भी ऐसे डिग्री बोल दिया सेल्सियस में, तो उस वक्त क्या होगा कि फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू उतनी ही हो जितनी सेल्सियस की वैल्यू है। ठीक है, अगर हमने बोल दिया जैसे देखिए इसमें क्या है आपका 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार उतनी ही वैल्यू हमारी फ़ारेनहाइट की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। पर अब ऐसा क्यों है ये भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो फ़ारेनहाइट में सबसे आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपके 32 फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए इसका सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी फ़ारेनहाइट से आप जाएंगे सेल्सियस के लिए तो आपको क्या करना है, पहले आपको माइनस करने हैं 32। ठीक है, 32 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप करेंगे उसमें मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और फिर उसके बाद आप करेंगे डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूँ कि यार 40 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में से माइनस कर दिया हमने, क्या हमने माइनस कर दिया -32 डिग्री। ठीक है, जैसे हमने -32 डिग्री करा तो हमारा हो गया 72 डिग्री, माइनस में -72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब उसमें क्या करना है बाद में, या ये हो गया, उसके बाद करना मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई करा × 5। ठीक है, हमारा हो जाएगा 360। ठीक है, 360 हो गया हमारा।
इंटू 5 करते, और जैसे ही हमने 360 हुआ फिर हमने क्या किया, हमने करा डिवाइड बाय 9, वही माइनस में ही चल रहा है अभी भी, तो हमारा क्या हो गया -40 डिग्री। ठीक है, वापस क्या आ गया -40 डिग्री, जो हमारा अब सेल्सियस में हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना हो, जो हमें यहाँ पूछा गया -40 डिग्री हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। देखिए, हमें याद रख सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आंसर क्या है। अगर आपको मेथड पता है तो आप सबका निकाल लेंगे, फिर टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप याद रखिए ना कि फ़ारेनहाइट का स्केल और सेल्सियस का स्केल एक जगह कॉन्सेप्ट करते हैं, वो होता है -40 डिग्री। ठीक है, अब इसमें फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप पहले डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, उल्टा कर देंगे, जस्ट पहले डिवाइड कर दिया 9 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, और लास्ट में माइनस कर देंगे 32 को। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है आपका। अब इसमें वही है कि डिवाइड बाय 9 किया तो -40 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, अब लगा के देखिएगा। और सॉरी, इसमें पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले आपका मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि पहले आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आपका किससे, 9 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9 से, फिर डिवाइड करेंगे हम 5 से। ठीक है, फिर हमने डिवाइड कर दिया आपका 5 से, और फिर माइनस कर देंगे 32 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा आपका 9 से, डिवाइड करा 5 से, और माइनस कर दिया 32 से। कैसे, -40 डिग्री सेल्सियस आपका हमने ले लिया। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हमने करा 9 से, तो हमारा हो गया 360 डिग्री। ठीक है, -360 डिग्री। उसके बाद क्या करा हमने, डिवाइडेड बाय 5। जैसे हमने डिवाइडेड बाय 5 करा, हमारा आ गया माइनस, ठीक है, माइनस आ गया हमारा 72 डिग्री। ओके, -72 डिग्री जैसे हमारा आ गया, और उसके आते ही फिर हमने क्या करा, हमने माइनस कर दिया उसमें से 32। ठीक है, माइनस थी हमारा चल रहा था, हमने इसका इंटू कर दिया 9 का, -360 डिग्री हो गया, डिवाइड बाय कर दिया हमने आपका, फिर आपका 72 डिग्री में आ गया। जैसे 72 डिग्री में आया, फिर हमने माइनस करा -32 डिग्री। ठीक है, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जब 32 डिग्री हम माइनस करेंगे उसमें से, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो वो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको ये याद रखना, नहीं तो आप सीधे सीधे आंसर याद रखिएगा ना कि हमारा यार 40 डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर है। ठीक है, और देखिए इतना लंबा लंबा आपको समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। द पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन राउंड द सन इज मैक्सिमम बाय विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स। ठीक है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज मैक्सिमम बाय विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स। अब देखिए, अगर आपको याद है धरती का, हमारे सोलर, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें अगर आपको रैंकिंग याद है कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर पे आता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा बुध आता है जो मरकरी है। ठीक है, तो मतलब उसका रिवॉल्यूशन सबसे कम है। उसके बाद वीनस आता है सेकंड नंबर पे, तो उसका इससे ज़्यादा होगा। और थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आता है, फोर्थ नंबर पे हमारा मार्स आता है। देखिए, बिल्कुल वैसे ही चलता आ रहा है, रूटीन बिल्कुल रैंकिंग वैसी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि डी सबसे दूर है सन से। ठीक है, ऑप्शन क्या हमारा, डी। नेक्स्ट हमारा है कि आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। यार ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, मैंने देखा है बहुतों ने गलत आंसर दिए हैं इसके। एक दिन में ग्रेडअप ऐप चला रहा था, उसमें यही सवाल आया था, बच्चों ने कईयों ने उसका आंसर दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², जो सबसे फेमस है आइंस्टीन का, E=mc²। ठीक है, ये बहुत बच्चों ने दिया कि यार E=mc² होना चाहिए, पर ये गलत है, इसके लिए नहीं दिया। नोबेल प्राइज उन्हें मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है आपका, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय यूजिंग। ठीक है, हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में, किसका इस्तेमाल करके, ठीक है, जब हम उसमें हाई रेजिस्टेंस की सीरीज लगा देते हैं। ठीक है, जब हम वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस की सीरीज लगा दी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट है आपका कि गैस लॉ किसने खोजा था। ठीक है, गैस लॉ किसने खोजा था। अब आपको पता होना चाहिए कि गैस लॉ क्या होता है।
देखिए गैस लॉ आपका होता क्या है, गैस लॉ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपके गैस का बिहेवियर कैसा है, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर कैसा है उसके मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या है, ठीक है। ये आपका गैस लॉ होता है, या इसे बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपका गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके प्रेशर पे, ठीक है, वॉल्यूम के प्रेशर पे, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अगर हमने गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया, आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है, मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपका बॉयल्स लॉ कहता है, तो ठीक है। गैस लॉ किसने दिया था, आपका मिल गया होगा बॉयल ने, ठीक है। क्यों, इसे हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर आपकी किसकी यूनिट है, ठीक है, एनर्जी की, पावर की, इलेक्ट्रिक चार्ज की या करंट की। तो किलोवाट पर आवर आपकी जो यूनिट है वो है पावर की, ठीक है, किसकी, पावर की यूनिट है किलोवाट पर आवर। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ओजोन लेयर हमें कौन सी रेस से बचाती है, किससे बचाती है, तो वो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेस से, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फायर इन द डीजल इंजन इज प्रोड्यूसेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। जो हमारे डीजल इंजन में जो आग लगती है वो कौन सा प्रोसीजर ये होता है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे वो लगती है, कंप्रेशन से, स्पार्क प्लग से, फ्रिक्शन से या सेल्फ स्टार्ट से। देखिए कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, कंप्रेशन ये होता है कि डीजल में जो इंजन होता है उसमें वो एक जगह होती है, वहाँ पर आप कंप्रेशन जो सिलेंडर होता है उसमें इतना प्रेशर पैदा कर देते हैं कि उसमें आग लग जाती है, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं, प्रेशर पैदा करते हैं, ठीक है, उतना उसे कंप्रेस करके प्रेशर पैदा करते हैं, उसमें से फायर में आग लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है, कंप्रेशन। नेक्स्ट है आपका विद एन इंक्रीज इन प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्सवेल। देखिए अब वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी का जो प्रेशर है इंक्रीज कर दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई भी आपका सब्सटेंस है, हमने आइस ले ली, ठीक है। कभी भी देखिए अगर आप आइस पर प्रेशर देंगे ना, हाथ से दबा के देखिएगा, वैसे आप उसे रख देंगे कुछ नहीं होगा, पर अगर हाथ से आप दबाने लग गए या किसी भी चीज़ से दबाइए, मैं ये नहीं कह रहा हाथ से, तो वो जल्दी जल्दी पिघलने लगेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखिए हम जब भी किसी चीज़ को प्रेशर करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका आंसर भी इंक्रीज होगा, जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपकी हीट भी इंक्रीज होगी। ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी चीज़ों में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है का इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या लेड। देखिए लेड तो छोड़ दीजिए, गोल्ड भी इतना कुछ खास नहीं है, कॉपर भी खास नहीं है, पर सिल्वर इन सब में सबसे ज़्यादा आपका कंडक्टिविटी रखता है। तो ऑप्शन क्या आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज करेक्ट। देखिए ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपकी, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट और एक्स रेज, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इन सब की वेव लेंथ को कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी वेव लेंथ है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है, उससे कम वाली को देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी इंफ्रारेड वेव्स की होती है वेवलेंथ, और आपकी लास्ट में होती है आपकी एक्स रेज, और थर्ड नंबर पर आती है आपकी विजुअल रेज, ठीक है। तो मतलब ये एकदम सुटेबल तरीके से रखें, आपको याद रखना है कि, ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। रिव्स आप या फिर RIVX, ठीक है, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट या फिर एक्स रेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बात। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एम्पेयर पर आवर इज अ यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। देखिए एम्पेयर पर आवर आपकी कौन सी, अब देखिए एम्पेयर का आ गया, मतलब यार यहाँ कहीं ना कहीं करंट या कहीं ना कोई चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ठीक है।
तो अब देखिए पावर की नहीं होती, पावर की किलोवाट पर आवर होती है, तो पावर हट गया एकदम आपका, ठीक है, ये तो हमने काट दिया। एनर्जी की भी लगभग सेम वैसी होती है पर थोड़ा सा अंतर रहता है, तो वो भी हमारा हट गया यहाँ से। इंटेंसिटी ऑफ करंट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ करंट की अगर यूनिट की हम बात, देखिए इंटेंसिटी ऑफ करंट को हम सीधे सीधे कहते हैं करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट को हम करंट भी कह सकते हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सिर्फ एम्पेयर, ठीक है, और अमाउंट ऑफ चार्ज की यूनिट होती है एम्पेयर पर आवर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका डी। नेक्स्ट है आपका कि एक्स रेस की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियो वेव्स की थी, ठीक है, आइंस्टीन ने तो आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थी, ठीक है, और रोइंगटन, देखिए रोइंगटन जो है आपके, इन्होंने की थी एक्स रेस की खोज, ठीक है, किसकी खोज? एक्स रेस की खोज, तो आपका ऑप्शन क्या है? सीज। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर, देखिए प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं आपके, ठीक है, प्राइमरी कलर्स का मतलब यार ऐसे कलर जिनसे मिलकर सारे लगभग सारे कलर बन जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखिए बात करें तो हमारे जो प्राइमरी कलर है वो है सॉरी ग्रीन और रेड और ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू, आपका ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट है आपका कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द डेंसिटी ऑफ वाटर बी मैक्सिमम, देखिए ऐसा कोई टेम्परेचर बताइए जहां पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, मतलब देखिए ऐसा टेम्परेचर जब क्या है वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में हो पर जस्ट वो आइस बनने ही वाला हो, ठीक है, आइस की तरफ वो जा ही रहा हो एकदम, मतलब पूरा वो श्रिंक हो गया हो पर पूरी तरह से वो आइस भी ना कन्वर्ट हुआ हो, तो ऐसी पोजीशन उसकी मैक्सिमम डेंसिटी पर होती है, ठीक है, और वो आपका डिग्री होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जब वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, देखिए जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो कौन से ऐसी चीज के पीछे मतलब है, ऐसा वो कहाँ पर लागू होता है, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है आपका वो सिनेमा में यूज होता है, ठीक है, कौन से में? सिनेमा में, ओके। देखिए नेक्स्ट है आपका विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए आपका जो नॉर्मली यूज होता है वो यूज होता है आयरन, ठीक है, आयरन को हम यूज करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। लाइट फ्रॉम द लेजर, देखिए जो लाइट आपकी देखा होगा आपने, लाइट कभी आती है लेजर लाइट से, तो उसमें क्या है सिर्फ जहां पर वो पड़ रही है सिर्फ वहीं दिखती है कि हाँ ये लाल कलर की लाइट है, रास्ते में नहीं दिखती, और अगर दिखती भी है तो स्कैटर्ड नहीं होती, एकदम पतली लाइन जाती है, तो वो कौन सी तरह की लाइट है, वो कौन सी लाइट की फॉर्म है, उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो ज्यादा स्कैटर नहीं होती है। चौक क्या होता है, देखिए गाड़ियों में चौक लगता होगा, जब गाड़ी आपकी चालू नहीं होती तो हम चौक लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका रिड्यूस द करंट इन एसी सर्किट, देखिए जो गाड़ी में आपका एसी सर्किट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है करंट को कम कर देते हैं, जिससे क्या है फिर वो मैनुअली हम चालू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट है आपका इन ए स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, देखिए अब आपको वही बोल रहा है कि मान लीजिए कोई आपकी स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, उसमें आपका ऐसे बन गया, ठीक है, ये आपका ऐसे है, और वो ये पूछ रहा है कि उसके एडजस्टिंग नोड, देखिए एक ये नोड है और उसके बगल वाले नोड का एंटी नोड मतलब यहाँ, ठीक है, उसकी क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है, देखिए तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है π/4, क्यों? 1/4 हिस्से का हो रहा है, देखिए ये 1/4 हिस्सा है, ठीक है, 4 हिस्से में बटा हुआ है आपका पूरा ग्राफ, तो ये क्या आपका π/4 आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप डिफर, देखिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो अगर अंतर की हम बात करें तो देखिए अंतर ये होता है कि जो आपका टेलीस्कोप होता है ना उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है, इस वजह से हम उसे दूर की चीज़ें देख पाते हैं। पर अगर बात करें हम आपके माइक्रोस्कोप की तो उसका क्या होता है? आई पीस छोटा होता है, साथ ही साथ उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है। अगर देखिए फोकल लेंथ छोटी है तो हम उसमें ज़्यादा पास की चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है, और वो बड़ी तरह से, तो ये होता है आपका आंसर सी कि टेलीस्कोप हैज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड आईज पीस ऑफ ए स्मॉलर फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है द वेट ऑफ अ बॉडी, देखिए
जो वेट ऑफ अ बॉडी कह रहा है, अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। द सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हर जगह पे सेम होता है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पोल्स पे, इक्वेटर पे अलग अलग वेट हमारे होते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये गलत है, ठीक है। मैक्सिमम एट द पोल्स, ये सही है हमारा, ठीक है। अगर मैक्सिमम पोल्स पे ज़्यादा है तो हमारा इक्वेटर पे ज़्यादा नहीं होगा, ये गलत है। मोर ऑन द हिल्स देन द प्लेन्स, ठीक है, ये भी हमारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है, कि मैक्सिमम होता है पोल्स पर, सबसे ज़्यादा वजन होता है हमारा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा, एट वॉट टेम्परेचर ए बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट। देखिए ऐसा कोई टेम्परेचर बताइए कि जब हमारी जो बॉडी है वो कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस करना बंद कर दे। इसका मतलब हम मर जाएं, डेड हो जाएं, सड़ जाएं, गल जाएं, ठीक है। तो कहने की बात है, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, कभी कभार हॉलीवुड्स में होता है कि यार दरवाज़ा खुला नहीं और हम जम गए नहीं। और जैसे मूवी थी यार इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, उसमें क्या था कि यार एकदम मतलब पूरी धरती पर बर्फ़ जम जाती है और जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं वो जम जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ये आपका -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कि इतना कम तापमान कि हमारी बॉडी कोई एनर्जी प्रोड्यूस न करे, अंदर तक सारी फ्रीज हो जाए, ठीक है, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है आपका, वो इन चारों में से कौन सा रेडिएशन रखता है, ठीक है। और रखता है, अगर चारों को रखता है तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, देखो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपका है एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं क्या, ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अगर इसमें बताऊं तो इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी इंफ्रारेड रेस की, ठीक है। इंफ्रारेड रेस की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, उसके बाद होती है आपकी एक्स रेज और लास्ट में आपकी आती है गामा रेज, ठीक है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ठीक है क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे कम होती है आपकी इंफ्रारेड रेज की, उससे ज़्यादा होती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज की, उससे ज़्यादा होती है आपकी एक्स रेज की, और गामा रेज की होती है सबसे ज़्यादा। इस वजह से देखिए जब भी हम एक्सरे करवाते हैं अपना, तो वो एकदम शरीर के अंदर आर पार जा सकती हैं एक्सरे, ठीक है। गामा रेज को हम नहीं सहन कर पाएंगे, हमारा शरीर नहीं झेल सकता, इसलिए हम उनका यूज़ नहीं करते। इसलिए हम अल्ट्रा स्कैन करवाते हैं और एक्सरेज करवाते हैं, क्योंकि ये दो सबसे मिडिल की और ये हमारे शरीर में अच्छे से स्कैन कर सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, द ओनली वन पार्ट ऑफ मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज। हम सन के एक ही या मून के एक ही पार्ट को देख सकते हैं धरती से, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या बताएं कि यार जो रिवॉल्यूशन टाइम है ना, ठीक है, हमारे धरती का और हमारे अर्थ, हमारे मून का, वो लगभग सेम है। कि अगर हम सन का चक्कर अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा 24 घंटे में लगाते हैं, तो वो भी यार लगभग उतने ही घंटे में हमारा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और वापस वही चीज़ हमें दिखाई देती है जो हमने पहले देखी होगी, तो इसलिए हमें उसका सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है। तो आंसर है हमारा सी, द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर इक्वल, ठीक है। अभी कह रहा है कि पार्सेक, जो पार्सेक है वो किस चीज़ की हमारी यूनिट है। देखिए पार्सेक जो हमारी यूनिट होती है वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की हमारी यूनिट होती है पार्सिकल, ठीक है, पार्सेक। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में आप समझ जाइए कि यार हमारे किसी ग्रह की दूरियां या फिर हमारी गैलेक्सीज की दूरियां वो हमारी पार्सेक में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच अमंग द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिंग करंट नॉट यूज्ड। देखिए ऐसी इन सारी डिवाइसेस में आपका या इन सारे मेथड्स में आपका कौन से में से आपका एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन में, हीट प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोप्लोटिंग में या फिर रेडियो डिटेक्शन में। देखिए रेफ्रिजरेटर आपका एसी करंट यूज़ करता है, हीट प्रोडक्शन के लिए हमें एसी करंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट लेते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स आपका पास करते हैं, पर हम यहाँ पर वो करंट का पास कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पर
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड मोर रैपिडली बाय द स्टीम ऑफ बॉइलिंग वाटर इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर इटसेल्फ। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ब्लिस्टर्स, एक तरह से आप एग्जांपल समझ लीजिए कि यार जो आपके कोई भी चीज़ हो गई, यार कोई चीज़ है, ठीक है, वो हमें खाना, मान लीजिए खाना बनाना है, ठीक है, और या कोई चीज़ गर्म करनी है हमें, ठीक है, ब्लिस्टर्स को नहीं, मैं से एक नॉर्मल एग्जांपल को लेकर चलता हूँ। तो अगर आप बॉइलिंग वाटर का यूज़ करें और उसकी भाप का यूज़ करें, ठीक है, तो भाप जल्दी बना देती है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर के। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि यार जो बॉइलिंग वाटर की भाप होती है ना वो और ज़्यादा रैपिडली काम करती है बाकायदा बॉइलिंग वाटर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर ये होता है, देखिए एक होती है लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट वो होती है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करें, ठीक है, किसी चीज़ का जो हीट एनर्जी है वो बढ़ा दें बिना अपनी हीट एनर्जी को गवाए हुए। ठीक है, और वो जो हमारी हीट एनर्जी हमारी उतनी लगती है वो हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, देखिए अगर अब आप बॉइलिंग वाटर की बात करें तो वो किसी और को गर्म करने के लिए अपनी हीट एनर्जी गवा देता है, पर स्टीम ऐसा नहीं करती। वो क्या करती है, अपनी तो गर्म उतनी ही रहती है, सामने वाली चीज़ की हीट एनर्जी इंक्रीज कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर का कम हो सकता है पर उसका हमेशा हाई रहता है, ये रीज़न है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रीम हैज़ लेटेंट हीट, ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट है आपका एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, हाउ विल द वाटर लेवल बी अफेक्टेड बाय मेल्टिंग ऑफ दिस आइस क्यूब। देखिए पानी है कोई आपका, उसने आप में बर्फ डाल दी, आपका पानी पहले ही थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, ओके, उसके बाद अगर वो पिघलने लगे तो आपके वाटर लेवल पे क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर आपका कोई भी पानी है और गिलास है मान लीजिए, और ये आपकी आइस क्यूब है, ठीक है, और यहाँ तक आपका पानी, थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है, और यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये आपकी आइस क्यूब है, अगर ये पिघलती है, ठीक है, ये पिघल के आपकी नीचे आती है तो क्या होगा, आपका जितना भी जो वाटर है ना वो पहले से ही उसने जितनी जगह बना ली है, ठीक है, वाटर के लिए, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, लेवल, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी। ठीक है, वाटर लेवल विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो आपका जो वाटर लेवल है वो हमेशा सेम रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स इट रोटेशन। देखिए अगर मान लीजिए धरती है हमारी, अगर वो एकदम से घूमना बंद कर दे तो ग्रेविटेशनल जो हमारा एक्सेलरेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, धरती घूम रही है इसलिए हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट स्पीड में है। ठीक है, अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो देखिए आपने कभी देखा होगा, आप अगर किसी तेज़ी से किसी चीज़ को घुमा रहे हैं ना तो आपको कम वजन महसूस होता है। ठीक है, पर जैसे अगर आप किसी चीज़ को घुमाते 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 एकदम से रुक जाएं, वहीं आपका जो उस चीज़ का जो वेट होगा ना वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा, आप उसे नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इट विल इंक्रीज एट द पोल्स। ठीक है, वो आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पोल्स पे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओमिक कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। देखिए इसमें से ओमिक कंडक्टर आपको बताना है इन सब में से कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, थर्मल वैल्यू है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर कॉन्स्टेंटम है। देखिए अगर आप में ओमिक कंडक्टर की बात करें तो ये आप याद कर लीजिए कि कॉन्स्टेंटम आपका एक ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलो कैलोरी। देखिए अगर हम कभी जिम करते हैं या कुछ करते हैं, हमने एक 1 किलो कैलोरी हीट कर दी, बर्न कर दी, तो हमने कितने जूल बर्न कर दी ये आपको बताना है। देखिए तो आपका आंसर रहेगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, ये हमने 4.2 इंटू 10⁻³ जूल बर्न कर दी है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि बॉल पेन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए बॉल पेन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बॉल पेन जो हमारा काम करता है ना वो काम करता है सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी पे। ठीक है, कैपिलैरिटी और सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे हमारा बॉल पेन काम करता है। देखिए बॉल पेन कभी भी आप देखिए अगर उल्टा करके लिखेंगे ना वो काम नहीं करेगा, आपको उसका जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ रखना ही पड़ेगा, वो तभी काम करता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन क्या है इसका? डी पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द apparatus used in submarine to give clear view of the object on the surface on the oceans। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, वो कह रहे हैं कि सबमरीन में जो आपका apparatus यूज़ होता है कि वो समुद्र की सतह पर देखने के लिए, वो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, टेलीस्कोप होता नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप सीधा सीधा होता है ऐसे करके। ठीक है, जो इस तरह से होता है, आपको दिखता होगा कि ये ऐसे यहाँ पर देखने का होता है और ऐसे करके यहाँ दिखता है। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा साइंस में कि फिर उसमें ऐसे ऐसे करके मिरर लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे एक मिरर यहाँ लगा होगा, ठीक है, और एक मिरर यहाँ पर ऐसे लगा होगा, यहाँ पर आपको ऐसे दिखता होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होकर जाता होगा, फिर यहाँ आपको दिखता होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग। देखिए, अगर हम बेबी हमारा हो रहा है किसी फीमेल के और वो यूटेरस में हो रहा है, तो हम उसे कैसे पता लगाते हैं, कैसे देखते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं उसका, तो हमें पता लग जाता है कि बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कितनी फॉर्म होती हैं? देखिए, वैसे फॉर्म तो और ज़्यादा होती हैं। देखिए, अगर आप बात करें तो अब ये सब कह रहा है 3। ठीक है, जो ऑफिशियल जो है वो 3 होती हैं। ठीक है, आपकी लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, और गैसेस। ठीक है, ये 3 फॉर्म है, पर 3 के अलावा और भी होती हैं। ठीक है, देखिए जो मेन जो आपकी होती है ना, अगर आप देखें कि यार ऑफिशियल हटा दें हम कि यार हाँ ठीक है ऑफिशियल हमारी 3 होती हैं, अगर आप मेन देखें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो टोटल 5 होती हैं हमारी। ठीक है, कौन कौन सी? पहली तो आपकी वही होती है लिक्विड, ठीक है, गैस और मेटल, ठीक है, सॉलिड कह सकते हैं जैसे, और चौथी हमारी होती है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो फॉर्म है वो भी हमारी एक तरह से मैटर की फॉर्म है, और जो 5वीं है वो है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारी है, जैसे हम कह सकते हैं BEC। ठीक है, BEC फॉर्म में कह दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा नाम हो उसका बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, वो हमारी 5th फॉर्म होती है। और प्लाज्मा और जो BEC है हमारी, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो अगर देखिए वो ये बोले कि ओवरऑल फॉर्म ऑफ मैटर कितनी है, तो आप 5 लिखेगा, पर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना आ जाए कि फॉर्म ऑफ मैटर कितनी होती है, तो आपको 3 बतानी है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में 3 नहीं हुआ, ठीक है, 3 नहीं हुआ, तो आपको 5 पे टिक करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि 3 नहीं है 5 दे दिया, तो आपको 5 पे टिक करना है। पर अगर 3 भी दिया है और 5 भी दिया है, तो आपको 3 पे टिक करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आपका? ए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल जो है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग्स पैटर्न इज डार्क सिंस। ठीक है, कि जो आपका सेंटर है न्यूटन्स रिंग का, ठीक है, उसका जो पैटर्न है उसका डार्क जो सेंटर रहता है वो कब तक रहता है? ठीक है, या फिर कब से होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो आपका न्यूटन्स रिंग पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है? वो एक फिनोमेना होता है जिसमें वो इंटरफेरेंस एक पैटर्न सा बनाता है किसी 2 सरफेस के बीच में। और वो 2 सरफेस में ऐसा पैटर्न क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो लाइट्स होती है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो बनता है। देखिए मैं आपको बता दूं कैसा, वो लगभग इस तरह का बनता है कि पहले गोल चक्कर होता है। ठीक है, थोड़ा गोले खराब बनेंगे, एक चक्कर ऐसे होता है, फिर एक चक्कर ऐसे होता है। ठीक है, और बीच में एक पूरा ऐसे काला काला सा हिस्सा होता है। ठीक है, ये होता है आपका न्यूटन्स रिंग पैटर्न। ठीक है, ये लगभग आपने इस उन्होंने पहली बार ये इफेक्ट बताया था 1717 में। ठीक है, ये उन्होंने पहली बार बताया था जब वो किसी फ्लैट सरफेस के आजू बाजू वाली फ्लैट सरफेस को टच करती है कोई सरफेस, और वहाँ पर एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है। ठीक है, ये था। तो इसके जो बीच का जो हिस्सा है वो काला कब से होता है? ठीक है, देखिए पहले पेंडेंट बनना स्टार्ट हुए और वो काला तब हो जाता है जब जो उसकी लाइट है, ठीक है, वो फेस चेंज करके पाई में आ जाती है। ठीक है, फेस चेंज करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पैटर्न बनते चले जाते हैं, फेस बनना कहते हैं ना, और वो पाई फेस में जब आ जाती है तो वो आपका लाइट बीच वाला ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ अ रेड ग्रीन फ्लैग इज सीन इन ग्रीन लाइट इट अपीयर्स ऑफ बी विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। ठीक है, अब देखिए वही कह रहा है कि मान लीजिए आपको तो पहले कलर कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। जब भी हम रेड और ग्रीन मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? ब्लैक बनता है। ठीक है, रेड और ग्रीन मिला के हमारा ब्लैक बनता है। अब हमने क्या करा कि यार ग्रीन लाइट में हमने देखा
रेड और ग्रीन फ्लैग को, ठीक है, आधा रेड और आधा ग्रीन है, तो वो हमें किस कलर में देखें, देखिए ग्रीन में ग्रीन मिलाएंगे तो ग्रीन रहेगा, ठीक है, हमने ग्रीन को ग्रीन में मिला दिया। पर अगर हम ग्रीन को फिर रेड में मिलाते हैं लाइट को, तो वो हमारी किस में कन्वर्ट होती है, ब्लैक में। तो कैसा बनेगा आपका, ब्लैक ग्रीन, ठीक है, ब्लैक ग्रीन बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी, ऑप्शन सी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कब होता है और कहाँ होता है, ठीक है। अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या दोनों प्रोड्यूस करेगा, दोनों में से कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक करेगा, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है, तो वो पूछ रहा है क्या करेगा। देखिए अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए कोई वायर है और ऐसा उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखिए पहले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, भाई सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ बनेगी, ठीक है, तो दोनों बनेंगी। आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज आपका जो मूविंग होता है वो दोनों प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, देखिए मैंने 43 के बाद सीधे 44 लिख दिया है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखिए ये थोड़ा हमारे एक बार जीके से भी रिलेटेड हो सकता है, ये फिजिक्स से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जो मिसाइल का कॉन्सेप्ट है वो भी फिजिक्स से निकल के आता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल दैट मेड इन इंडिया, ठीक है। देखिए जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो इंडिया में बनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका पृथ्वी, ठीक है, क्या नाम है उसका, पृथ्वी नाम है। हम समझ सकते हैं सरफेस मतलब पृथ्वी होता है, तो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइटनिंग कंडक्टर, जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो किससे बनते हैं, ठीक है। जो आपके आपने देखा होगा लाइट्स जो होती हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, बिजली वाले, तो बिजली जब गिरती है उसमें भी कंडक्टर्स का यूज़ होता है उनको इकट्ठा करने के लिए, तो वो किससे बनते हैं, वो आपके बनते हैं कॉपर से, ठीक है, किससे बनते हैं, कॉपर से। देखिए 47 है कि जो आईसी चिप्स होती हैं आपकी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिनको आईसी बोलते हैं, और जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं मोबाइल्स में वो भी एक तरह की आईसी होती हैं, जैसे जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के, मीडियाटेक, हीलियो P10, ये सारे जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं ये कौन सी मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, ये बनते हैं आपके सिलिकॉन से, किससे, सिलिकॉन से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच प्लैनेट इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस या फिर मार्स। मर्क्यूरी हो नहीं सकता क्योंकि उसके पास वीनस है, बीच में वीनस आता है। जुपिटर हो नहीं सकता क्योंकि बीच में मार्स आता है। बचे आपके सिर्फ वीनस और मार्स। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो मार्स आपका ज़्यादा पास है, तो ऑप्शन क्या आपका डी, सबसे पास का कौन सा है, मार्स। पर सबसे ज़्यादा चमकता कौन है रात में, वीनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज स्केलर, इन सब में से स्केलर क्वांटिटी बतानी है कौन सी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आपको बतानी है। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो बतानी। देखिए फोर्स का डायरेक्शन होता है, वर्क का भी कोई डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, सिर्फ वेलोसिटी ऐसी एक चीज़ है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई गोल चीज़ भी घूम रही है उसका भी आपका वेलोसिटी हो सकता है। वेलोसिटी को कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है जिस वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आपका क्या है, आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका नाइक्रोम वायर इज यूज टू एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज, देखिए जो नाइक्रोम वायर होता है वो आपका इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है, क्यों होता है, ठीक है। उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, जी हाँ होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जी हाँ वो भी होता है। इट कैन रेजिस्ट अ करंट अप टू 5 अप्रोक्स एम्पियर, वो 5 एम्पियर तक के करंट को रेजिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल करेगा, ठीक है। इस वजह से उसमें क्या है, सारे रीज़न उसके सही है, तो मतलब ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर आपका आंसर क्या है, डी, ओके। तो देखिए ये पूरे 50 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर यार वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कुछ पूछना है आपको तो मुझे कमेंट करें, और पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।